से आता हूँ। 1825 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। 1857 का आंदोलन भी हमारे बाद से जाएगा। पैसे के लिए हम नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, पैसा के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम गोरखालैंड नहीं मांग रहे हैं। ये जो ज़मीन था ये 1935 में पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बनाया गया था और 1954 में ये जो हमारा ज़मीन था ये एब्जॉर्ब एक्ट ऑफ इंडिया, भारत स्वतंत्र होने के 6 साल बाद बंगाल में डाल दिया गया। तो हमारा तो ऑलरेडी हमें भाषा के आधार पर भी, भाषाई आधार पर भी, और चूंकि हमारा मिथिला क्षेत्र का संबंध शास्त्र पुराण वेद से रहा है, धार्मिक स्थल है मिथिला क्षेत्र, मिथिला प्राचीन देश था, तो उस आधार पर भी हमें मिथिला राज्य मिलना तो मैं उसको नहीं छेड़ के जो भी अभी गंगा घाट तक जो एरिया जाता है वो हमें दे दिया जाए, मिथिला राज्य का गठन हो। और मैं मिथिला राज्य ही नहीं, जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, जितने भी, मैं उन सबका समर्थन करता हूँ। फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और क्या कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं जो सही बात है। ये लगातार ये कह रहे हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं कि छोटे राज्य देश के विकास में अच्छी भागीदारी करते हैं और छोटे राज्य बनाने से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है, छोटे राज्य बनाने से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए छोटे राज्य ज़रूरी हैं। और ये एक सर्वविदित और सर्वलिखित बात है और इसी बात को लेकर जंतर मंतर पे आए हैं। कहाँ से आए हैं लोग, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, आपके बंगाल से लोग आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हैं, सब जगह से लोग आए हैं। और ये अभी वो जो राज्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब क्या राज्य है मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बीच में से बोले कि गोरखालैंड से आए हैं, तो अभी गोरखालैंड जैसा राज्य नहीं है, लेकिन मांग है। जैसे त्रिपुरा के अंदर टिपरालैंड की मांग हो रही है, गारोलैंड की मांग हो रही है, बोडोलैंड की मांग हो रही है, पूर्वांचल में भी कई राज्यों की मांग हो रही है, हरित प्रदेश की मांग हो रही है। पूरे देश में छोटे छोटे राज्यों की मांग जोर पकड़ रही है। और जैसा कि तेलंगाना बना, उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, इसी देश में बना, और हरियाणा जैसा काफ़ी पुराना राज्य है, और छोटे राज्यों का ये देखा गया है कि बहुत तेज़ी से विकास होता है और लोगों की ज़िंदगी सुधरती है, एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है, लोगों को न्याय व्यवस्था अच्छी मिलती है, बहुत सारे लाभ हैं। उन लाभों को दरकिनार करते हुए 50 साल से ज़्यादा लोगों की मांगें हो गई हैं। कुछ तो जैसे गोरखालैंड की मांग बोलूँ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, 1907 से मांग है। तो देखिए क्या हाल है इस देश के अंदर, कितनी इतनी पुरानी मांगों को लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका तो पूरा जीवन निकल गया, 80 साल उम्र हो गई, कितना पानी आया गंगा में, कितना बह गया, कितने राज्य बने, आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं कि आपने जो आंदोलन शुरू किया, जिसमें भागीदारी की, कितना सफल हुए, कितने राज्य बन गए और कितने बाकी हैं? देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ, 1825 में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया। 1857 का आंदोलन भी हमारे बाद का था। हमारे पूर्वज, हमारे बाबा भी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी सब कुछ जान गंवाई, लेकिन हम आज भी विकास के लिए देश में एक संविधान हो, एक तरह राज्यों का निर्माण हो और सभी राज्य खुशहाल हों, देश में सभी जाति धर्म का समन्वय हो और जाति और धर्म के हिसाब से राज्यों का निर्माण ना हो, बल्कि सीमा आयोग ने जो 1956 में रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार राज्यों का निर्माण हो। उसके अनुसार राज्यों का आज तक निर्माण नहीं हुआ। राजनीतिक तरीके से उनका निर्माण किया गया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जवाहरलाल हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अपना मतलब निकाला, अपने मतलब के अनुसार उन्होंने राज्यों का निर्माण किया। क्या राजनेताओं को राजनीतिक भाषा पसंद आती है? उनको जो सही सीधी शब्दों में कहें बात पसंद नहीं आती, घुमा के जलेबी की तरह करें तो समझ में आती है? राजनीति को वोट की चोट पसंद है। अच्छा। अगर हमारे ये संगठन पहले ये सारे शिबू सोरेन जी, जॉर्ज फर्नांडिस, अजीत सिंह जी, चंद्रशेखर राव सब एक हुए तो इन्होंने 3-4 राज्यों का निर्माण फटाफट कर दिया। तो इसी तरीके से हम पूरा संगठन मिलकर के अब पूरे देश में अलग अलग तरीके से जनसभाएं करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि सीमा आयोग की तरह हमारे सब राज्यों को बनाया जाए और पहाड़ी क्षेत्र जब सभी राज्य बन गए तो गोरखालैंड को क्यों नहीं आज तक बनाया। अच्छा, मैं एक पास आऊँगा, मेन जो अलग अलग प्रदेशों से हैं तो उनके विषय में थोड़ा ब्रीफ करिए, फिर मैं लौट के आपके पास आऊँगा। मैं सबसे पहले आता हूँ गोरखालैंड पे। दार्जिलिंग के आसपास का एरिया, जैसे कहते हैं पूर्वी बंगाल,
और बंगाल में जो जितना डेवलपमेंट है उत्तर बंगाल भी कह सकते हो, उत्तर पूर्वी मतलब बंगाल हो गया, ऊपर का इलाका सीधा कहेंगे तो नक्शे में ऊपर का इलाका, नीचे के इलाके में बहुत डेवलपमेंट मिलता है जो बांग्लादेश के करीब का इलाका है, ऊपर में बहुत सारी मांगें होती हैं और सरकारें कहती भी हैं, और ऊपर का हिस्से में बीजेपी के समर्थक ज़्यादा हैं, नीचे के हिस्से में कहते हैं ममता जी का ज़्यादा समर्थन है। आप लोग बीजेपी को जिताते रहे हैं, क्या कहेंगे, क्यों नहीं बना रहे? सबसे पहले बंगाल का खाता ही हम लोगों ने खोला था, बीजेपी का। हाँ, और उसके बाद में अभी और लगातार आपका खाता नहीं खोल रहे? लगातार 3 बार हो गया एमपी हमारा बीजेपी का आ रहा है दार्जिलिंग से, अच्छा। और डुअर से भी आ रहा है, अभी तो डुअर से भी हमारा बीजेपी का ही आता है। तो 2-3 एमपी तो हम सपोर्ट करके क्या लगता है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं? अभी नहीं, मीटिंग तो चल रहा है अभी। होम मिनिस्टर अमित शाह जी से हमारा 2 बार मीटिंग हो चुका है, मैं खुद जा रहा हूँ, तो अगले बार मीटिंग बनने वाला है, लेकिन थोड़ा देरी हो गया, इसीलिए हम इधर प्लेटफॉर्म में आ गया। सर ऑटोनोमस काउंसिल तो मिल गया है आपको, इतनी उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। वो बेकार है, स्टेट विद इन स्टेट का बात चलता है। वो बंगाल का अपना बजट डिपार्टमेंट नहीं है, हाँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, होम डिपार्टमेंट नहीं है, जुडिशरी कुछ नहीं, डायरेक्ट पैसा स्टेट को जाएगा, स्टेट से जाएगा। पैसे के लिए हम नहीं मांग रहे हैं। अच्छा। पैसा के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम गोरखालैंड नहीं मांग रहे हैं। ये जो ज़मीन था ये 1935 में पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बनाया गया था, और 1954 में ये जो हमारा ज़मीन था ये एब्जॉर्ब एक्ट ऑफ इंडिया, भारत स्वतंत्र होने के 6 साल बाद बंगाल में डाल दिया गया। तो हमारा तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस है। बता दूं, जब देश को जरूरत पड़ती है तो गोरखा सबसे आगे खड़े रहते हैं, वो चाहे गोरखा रेजिमेंट की बात हो, आर्मी की बात हो, सब जगह गोरखास को बड़ा स्वामी भक्ति के बारे में माना जाता है, अपने देश के लिए प्यार करने वाले लोगों में माना जाता है। और ये क्या मांग रहे हैं, गोरखालैंड एक जगह ही तो मांग रहे हैं अपनी पहचान के लिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपसे बात करता हूँ सर, आप कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरनगर से हैं, हरित प्रदेश। आप तो मेरे ही क्षेत्र से हैं, हरित प्रदेश की बात कह रहे हैं, लेकिन हरित प्रदेश की मांग तो अभी नई लगती है, इतनी पुरानी तो नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी बनाया तब ये सोच के बनाया था कि इतना बड़ा एरिया है तो इसके अंदर अलग अलग मिला दिया, चाहे वो बुंदेलखंड का एरिया ले लो, अवध का एरिया ले लो। अब ये हरित प्रदेश जो कहने लगे हैं, जो इधर बेल्ट, मथुरा वाली बेल्ट और ये इधर बागपत तक ये सारी बेल्ट आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार चाहे किसी भी दल की हो, जहाँ तक प्रदेश बनाने की बात है, जब तक जन समर्थन जुटा कर सरकार को ये ना बता दें कि अगर आपने ये प्रदेश नहीं बना तो आप अगली बार सरकार में नहीं आएंगे, तब तक वो गौर करने वाले। सर, जब कोई केस हो जाता है तो इलाहाबाद जाना पड़ता है। हाँ। कैसा तो वो दर्द मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 वर्षों से हाई कोर्ट की पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेंच का मांग हो रही है, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं वो केवल झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए चूंकि न सारे एडवोकेट एक हैं और वो न जन आंदोलन बना पाए हैं, मैं उनमें भी जाता हूं और ये कहता हूं, मैं जिस पार्टी से आता हूं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और इस फेडरेशन का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पार्टी का तो बहुत नाम है सर, और जबरदस्त तरीके से। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की मांग भी छोटे प्रदेशों की रही है, और वो चाहे आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी हो, चाहे वो पहले भी गठबंधन रहे हो, लेकिन वो छोटे प्रदेशों के पक्षधर हैं। देखिए, हरित प्रदेश की मैम, आप भी क्या हरित प्रदेश से ही हैं? अच्छा, आप कहाँ से हैं मैम? मुजफ्फरनगर, हरित प्रदेश से। हाँ जी, मैं बुंदेलखंड पे आता हूँ मैं। विजय जी, क्या लगता है, आप एक राजनीतिक पार्टी भी चलाते हैं, जैसे सर भी एक अपनी पार्टी चलाते हैं, क्या लग रहा है कि ये जो मांग है इसको और कैसे बल मिले, कैसे इसको आगे बढ़ाएं? इस मांग को बल मिलेगा आपसी एकता के साथ, क्योंकि सरकार सत्ताधारी हमेशा वोट की चोट को समझती है। हाँ। इसलिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। हाँ। जो हमारी छोटी छोटी राज्यों के मांग हैं वो सारे मांग हमारे पूरे होने चाहिए। जैसे मैं रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार, और मैं मिथिला राज्य का समर्थन करता हूँ, मैं मिथिला राज्य की मांग करता हूँ। मिथिला को भाषा तो जैसे मैथिली को भाषा बना दिया गया, जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें ले लिया गया, लेकिन मिथिला राज्य के लिए तो कहते हैं कि नेपाल के भी कुछ ज़िले हैं और कुछ ज़िले आपके बिहार के हैं, तो बड़ा मुश्किल है मिथिला को वो देना जैसा था। तो मिथिला राज्य में अब बिहार पहले ही झारखंड जा चुका है, तो मिथिला राज्य बड़ा मुश्किल सा हो लगता है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहता। सुगौली संधि के माध्यम से हुआ था, तो मैं उसको नहीं छेड़ के जो भी अभी गंगा घाट तक जो एरिया जाता है वो हमें दे दिया जाए, मिथिला राज्य का गठन हो। और मैं मिथिला राज्य ही नहीं, जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, जितने भी, मैं उन सबका समर्थन करता हूँ। वो बोडोलैंड हो, हाँ, चाहे कोई भी हो, मैं सबका समर्थन करता हूँ। कोई भी हो जो छोटे राज्य हैं, तो मैं सबका समर्थन करता हूँ। अगर यदि 2024
लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो हम लोग चुनाव में उतरेंगे और अपनी शक्ति बनाकर इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। अपनी शक्ति बनाकर इस कार्य को, चुनाव में तो खैर आपकी पार्टी तो चुनाव में जा ही रही है, सरकार के साथ ही जा रही है, तो आप तो उतरेंगे। हम भी समाज पार्टी से ही क्या आप संदेश देना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि आप तो सरकार में तो आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है? हम यही देना चाहेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में को अलग बनाने के लिए जो देश की आदि शक्ति साम्राज्य निर्माण महासंघ के साथ है और कई जिलों का दौरा करने के बाद महिला शक्ति भी इस आंदोलन में जुड़ने के लिए तैयार है। महिला शक्ति की आपके पास आऊँगा, फिर मैं आपके पास आऊँगा, पहले मैं सर आपके पास आता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं बुंदेलखंड से हूँ। बुंदेलखंड कहते हैं कि इतना सूखा रहता है, बुंदेलखंड का तो बहुत समृद्ध इतिहास था, बड़े बड़े क्या है, पहले बुंदेलखंड राज्य था। हाँ, स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड राज्य था, उसकी राजधानी नौगांव थी, लेकिन खत्म कर दिया लोगों ने। जब पटेल साहब गए, उन्होंने कहा ये तो बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया, ये लड़ने वाले हैं, पूरे जीवन लड़े हैं, कहने लगे संपन्नता है, आला उदल बड़े लड़ैया जिनको वर्षा हो ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीजो खौफ से मर जाए। तो हम लोग तो वो लोग हैं। तो लोगों ने कहा इसका बंटवारा कर दो, अन्यथा जो दिल्ली का तख्ता उठा के बुंदेलखंड में ले सबसे बुरे हालात में आज बुंदेलखंड सबसे बुरे हालात में इसलिए है, आप देखिए हमारी दुर्दशा, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें आवश्यक होती हैं जीवन के लिए। रोटी पंजाब देता है, संपन्न है, कपड़ा गुजरात देता है, संपन्न है, मकान हम देते हैं, गट्टी मट्टी बालू ग्रेनाइट सब देते हैं, खोद लो, और लेबर भी हमारे इधर की तसले डालती है दिल्ली में आके। बताइए क्या हाल है? हमारी दुर्दशा देखिए, हमारे पास खाने को नहीं जुड़ता है, खाने को नहीं है हमारे पास। हमारे पंजाब में 5 नदियां हैं, संपन्नता है, सिंचाई है, हमारे पास 7 नदियां सूखे की मार झेल रहे, लेकिन सूखे की मार 7 नदियों के बावजूद। नर्मदा भी आती है क्या? या बिल्कुल, ये नर्मदा लेकिन एमपी में चली गई, वो 76 साल एमपी और यूपी में ही बांट दिया। इधर जाओ तो हाँ, क्या है, इसकी परिधि थी, इतने चंबल उते नर्मदा, इतने धसान उते टोंस, और 76 साल से लड़न की रही न काहू हो। 80 वर्ष की आयु में औरंगजेब से लड़ने पहुंच गया, बोले आओ 80 साल का। ऐसा वीर योद्धा की कहानी जब सुनते हैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 80 साल की सबसे बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं रानी झांसी। बुंदेलखंड का तो ये है, एक कवि ने लिखा है कि बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में, और पानीदार यहाँ का पानी आगे हाथ, जो पीता है वो आग उगलता है। रानी झांसी बनारस की साधारण सी ब्राह्मण की बेटी, और आई और बुंदेलखंड का पानी पिया, और बोले मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब राजे महाराजे डरते थे, अंग्रेजों से कान में बात नहीं करते थे, उस समय उसने कहा, लड़की ने। बुंदेलखंड के सर तो जो कहते हैं ना कि डकैत, उनको भी इज्जत की नजर से देखा जाता है, चाहे वो छबीराम की बात करो या किसी। फिर बता रहा हूँ, बुंदेलखंड में 2 ही चीजें हैं, बेरोजगारी इतनी है, या तो आत्महत्या कर लो या बंदूक उठा के जंगल में चले जाओ। तो डकैत कोई रोजगार है ही नहीं, डकैती रोजगार था। पहले बड़ा बिजनेस था डकैती, सबसे बड़ा बिजनेस था। बोले दिल्ली से उठा लाए, चंबल में है, चंबल में लेटे हैं सेठ जी, बोले 5 करोड़ भेज दो। सेठ जी का पूरा घर हाथ जोड़े खड़ा, 5 करोड़ लिए। ये व्यापार भी बंद हो गया। अब हमारे इधर केवल भुखमरी, पलायन, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी। बहुत लोग हैं, बहुत, मुझे जितना ज्ञान है उससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए हैं। आप कहाँ से? पूर्वांचल से आए हैं। देखिए, पूर्वांचल की अलग ही कहानी है। पूर्वांचल को कहते हैं कि यूपी के अंदर क्राइम के ग्राफ में पूर्वांचल इतना बुरी तरह से है कि वहाँ पे जो जिलों के नाम दिए जाते हैं ना, तो वो कहते हैं मेरा बाप कौन, वो चट से मार देंगे। ये पीछे से आवाज आई पूर्वांचल वालों की, तो ये जो संगठित अपराध है उसने तबाह कर दिया क्या पूर्वांचल को? क्या लग रहा है? देखिए, हमारा पूर्वांचल तो बहुत सक्रिय और तेज है। इतना तेज है कि यहाँ से जितना चाहे उतना लेबर ले सकते हो। नहीं सर, यहाँ से तो एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं, दाऊद इब्राहिम से लेके। वो तो है। और अब ऐसा नहीं कि हमारा पूर्वांचल ने देश में कई प्रधानमंत्री दिए हैं, मौजूदा में अभी आपको मोदी जी को हमारा पूर्वांचल नहीं दिया है।
इससे पहले चंद्रशेखर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे काम की बात भी हैं। वो तो माननीय प्रधानमंत्री में बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री की बातें आप छोड़िए। जो भी निकालते हो हीरा ही निकालते हो साहब, मुख्यमंत्री- चाहे वो प्रधानमंत्री निकालो चाहे वो बदमाश निकालो। अभी हाँ, अभी एक्चुअली है क्या स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री तो हम देते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री हमारे जो दुख है, जो हमारा दर्द है, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा नहीं कर पाता है। सिर्फ एक ही काम करता है कि सिर्फ वोट चाहिए उनको, किस तरह मन की बातें करके वोट पैदा कर लें। अभी अभी हमारे बाबा आर के तोमर जी ने साफ साफ कहा है कि हम कोई, हमारी मजबूरी नहीं है कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ, जो हमारी बातें अपने मैनिफेस्टो में रखेगा, अलग राज्य की बातें रखेगा, हम उसी समर्थन देंगे। सर कुछ लोग तो एक कभी तो ये कहता है कि मन की बातों से अच्छी हैं मनमोहन की बातें, ऐसे भी कहने लग गए हैं लोग। उस पर क्या कहेंगे आपके, क्या मन की क्या लगता है कि बीजेपी का अब जो डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि उसने इन्हीं मुद्दों पे सब पे तो आई थी कि छोटे राज्य बनाएंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे, इन सब मुद्दों पे आई थी। क्या लग रहा है? मनमोहन सिंह तो बोलते नहीं थे और मोदी जी रुकते नहीं हैं। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, मोदी जी रुकते नहीं हैं, लेकिन ये जो माहौल है आसपास, आप में से और आप बात करेंगे, इधर की तरफ आ जाइए आप थोड़ा सा, ठीक है। मैं अलग अलग जगह से लोग हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने के लिए। सर हाँ, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बुंदेलखंड के जिला जालौन से हूँ, हाँ। जहाँ के मामा माहिल थे और हमारे आदरणीय बड़े बुंदेलखंड वालों ने तो समा बांध दिया, शुरुआत जो उन्होंने की जबरदस्ती, और आप तो बुंदेलखंडियों जी के जी ये जी मामा, इस देश में 3 ही मामा हुए हैं भारतवर्ष में, मामा कंस, मामा शकुनी और मामा माहिल। तो हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ने सब कुछ बताया इतिहास, तो मैं ज़्यादा इतिहास ना बताते हुए मैं तो ये कहूँगा कि बुंदेलखंड, पहले हमारा बुंदेलखंड था राजा छत्रसाल की कार्यकाल में, नौगांव हमारी राजधानी थी। अब आते हैं राजनीति में, जितने वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, इनके बड़े नेताओं ने हमारी बुंदेलखंड के लोगों को ठगा है। मैं देखिए बुंदेलखंड है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सबूत संक्षेप में है, रखिए। संक्षेप में ही है, पूरा ठगा है। 2014 में जब चुनाव थे तो उमा भारती जी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 साल के अंदर हम बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। वो भी चली गई, और उसी दौरान उन्हीं के कैंपिंग में, मतलब तारीख पे तारीख, बस हो गया तारीख पे तारीख। हाँ मैम, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं बुंदेलखंड राज्य के लिए ही यहाँ आई हूँ, झांसी से। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, इतिहास तो सबको पता है, मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ, क्योंकि मैं यूथ होके भी इस सपोर्ट में हूँ कि बुंदेलखंड राज्य बने, क्योंकि हम वहाँ झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। वहाँ की जो आबो हवा है, जो हमारा अधिकार है, बेसिक अधिकार है, वहाँ जमीन, महिलाओं की दशा बहुत बुरी है। महिलाओं की दशा नहीं, युवाओं की दशा भी बुरी है। मैं युवाओं को लेके बात करूंगी, युवाओं की दशा भी सबकी बुरी है। हम अपनी स्थिति में नहीं रह सकते, अपने घर नहीं रह सकते, हम घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बुंदेलखंड को सौतेलापन जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सौतेलापन जैसा व्यवहार किया जा रहा है, बुंदेलखंड की बात है। हम और लोगों से बात करेंगे। सर आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब ये जो, जैसे आप लोग सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, छोटे राज्य सब एक उस पे आ गए, प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और आपने, मैंने देखा कि मोर्चा सबसे पहले सुबह अगर किसी ने संभाला तो आपने संभाला, तो जो मोर्चा पहले संभालता है उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। आप थोड़ा इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। तो जब आप मोर्चा संभाल रहे हैं और आपने इतने लोगों को इकट्ठा भी कर लिया, चाहे वो गोरखालैंड वाले हो, बुंदेलखंड वाले हो, हरित प्रदेश वाले हो, और भी हैं जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, उम्मीद दिख रही है कुछ होगा? बिल्कुल होगा, उसमें कोई शक नहीं है, होगा, राज्य मिलेगा, हम लेके रहेंगे। हमारी जनसंख्या हर राज्य में है और समर्थक भी बहुत सारे राज्यों में हैं। अंदर एक भारत, भारत के अंदर एक भारत, बिल्कुल बिल्कुल, अलग भारत नहीं, भारत के अंदर एक भारत। राज्य चाहिए हमें अलग देश नहीं चाहिए। और हम राज्य के समर्थक हैं, चाहे मिथिला हो, पूर्वांचल के जितने भी राज्य शब्द की भी तो अपनी कहानी है। राज्य तो अब नहीं कहते, प्रांत कहते हैं। असल शब्द तो प्रांत है, क्योंकि राज्य तो स्वयंभू होता है। राज्य अगर कर देंगे तो देश, फिर प्रदेश कह सकते हैं उसको। तो लेकिन अब आम बोलचाल में राज्य ही कहने लगे हैं। क्या लग रहा है? संविधानिक भाषा है, राज्य ही बोलते हैं, हर जगह लिखावट में राज्य ही, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य हो या कोई सा भी प्रदेश के साथ राज्य का ही है बोलबाला। तो उसी में जितने भी राज्य हैं उसकी डिमांड है, और हमारी जनसंख्या हर राज्य के अंदर है।
और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उनके खिलाफ भी काम करने को बाध्य होंगे। हमारी इच्छा ऐसा नहीं है जो हम किसी भी तरह के राजनीतिक तरफ जाएं, लेकिन सीधा सीधा साफ साफ संकेत दे रहे हो आप तो। ये सब लोग तो सीधा सीधा अपना दर्द बता रहे थे, आप तो राजनीतिक संदेश दे रहे हो कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ये है जो हम राजनीतिक संकेत दे रहे हैं, और हम एक जगह नहीं है सिर्फ दिल्ली में। हम चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, पूरे फैले हुए हैं। और 22 राज्यों की डिमांड है, और 22 जहाँ पे 22 राज्यों की डिमांड है वहाँ आप सोच सकते हैं कितने जनसमूह है, कितने जन सैलाब है। और जब वो एकत्रित हो जाएगा तो ये सरकार से अभी तो हम मांग रहे हैं, अगर ये हमारी बातें नहीं सुनी तो हम इनको उस लायक नहीं छोड़ेंगे जो हम उनको से मांगे। कल को वो फिर हमसे मांगेंगे जो आप हमें कुछ राज दीजिए वोट के माध्यम से भी, और उनके सीट ही नहीं बचेगा तो वो फिर किस पद पे बैठ के वो हम राज देने की बात करेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात। मैं एक बात और कहूँगा फिर आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि अंतिम मैं उसके स्पीच के अंतिम आपसे ही समापन करूँगा। 1 और 1 11 सुना था, लेकिन आपने बता दिया कि 2 और 2 22 भी होते हैं, और 22 का आंकड़ा है ना 36 के आंकड़े से खतरनाक है। तो सर क्या लगता है कि 36 का आंकड़ा हो जाएगा क्या सरकार के साथ? सरकार के साथ 36 का आंकड़ा तो हो सकता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा भी मैंने आवाज़ उठाई थी। आज दिल्ली राज्य का पूर्ण राज्य होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को पता ही नहीं तूने क्या करना है, और दिल्ली चुनी हुई सरकार है। तो केंद्र सरकार ने अभी एक अध्यादेश जारी करके ट्रांसफ़र भी बंद कर दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि केजरीवाल भी हमारे इससे जुड़े हुए हैं, और अभी तक मैं मिला नहीं हूँ, उनके से भी मिलूँगा। अगर ये सरकार नहीं मानी तो फिर केजरीवाल जी तो आ ही जाएंगे खैर, मेरे लेकिन उनके बारे में बड़ा स्पष्ट मैं कह दूं कि कब वो चले जाएंगे पता नहीं। केजरीवाल मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि अन्ना हजारे को लेकर भी मैं ही आया था। वो मैं ही आदमी हूँ जो अन्ना हजारे को एयरपोर्ट से लेके आया। आंदोलनों को शुरुआत करते हैं और 80 साल की उम्र में। हाँ, लेकिन मेरी ज़्यादा लोभा लालच नहीं है, इसलिए मेरी कम हो जाती है, निस्वार्थ सेवा है, इसलिए कम हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सभी मिल करके राज्य की उत्पत्ति करें। ये दुर्गेश जी हैं हमारे बहुत पुराने हरित प्रदेश से। दुर्गेश जी कुछ संदेश देना चाहेंगे? हरित प्रदेश से हूँ, दुर्गेश कौशिक मेरा नाम है। हरित प्रदेश की मांग बहुत पुरानी मांग है, लेकिन 21 नवंबर 2011 में बसपा चीफ मिनिस्टर थी मायावती जी, उन्होंने 4 राज्यों का बंटवारा करके लोकसभा को भेजा था। लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस ने उसे चुनावी मुद्दा बना करके। सर ये बड़ी बात होती है कि विधानसभा जब प्रस्ताव देगी तभी तो केंद्र कुछ करेगी। और प्रस्ताव तो मैंने संविधान का बताया था, भाग 1 में अनुच्छेद 2 में केंद्र सरकार किसी भी राज्य के प्रस्ताव न आने पर भी उसका राज्यकरण कर सकती है। लेकिन अगर वो अनुच्छेद 3 और 4 में जाएगी तो फिर लोकसभा से प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभा को जाएगा। जैसे तेलंगाना बना वैसे ही बना दो। बस। अच्छा, आपके पास आ रहा हूँ मैं, फिर आपके पास आऊँगा, फिर क्लोज। मैं मनोज झा, मिथिला लोकतांत्रिक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मिथिला राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। हमारी मिथिला राज्य की मांग बहुत प्राचीन है और मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हमारी मातृभाषा मैथिली है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दे ही दी हमें भाषा के आधार पर भी, भाषाई आधार पर भी। और चूंकि हमारा मिथिला क्षेत्र का संबंध शास्त्र पुराण वेद से रहा है, धार्मिक स्थल है मिथिला क्षेत्र, मिथिला प्राचीन देश था, तो उस आधार पर भी हमें मिथिला राज्य मिलना चाहिए। और मैं स्पष्ट करूं कि बिहार प्रांत के अंदर हमारे मिथिला क्षेत्र की उपेक्षा होती है। हम ब्रिटिश शासनकाल में मिथिला क्षेत्र में सैकड़ों उद्योग थे। कितने जिले हैं लगभग जिनको आप डिमांड कर रहे हो? कुछ तो नेपाल में चले गए, सुपौली संधि में। हम जो नेपाल की भी कहानी मैं बताता हूँ, ये 1814 ईस्वी में सुगौली संधि के अंतर्गत मिथिला क्षेत्र का जो तराई क्षेत्र था, विद जनकपुर जो मिथिला की प्राचीन राजधानी थी, जनकपुर को भी नेपाल को दे दिया गया। तो हम चूंकि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है और वो क्षेत्र अब नेपाल के हिस्से में है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम जो भारत में है उसी की मांग कर रहे हैं। हमारी भारत देश के अंदर बिहार प्रांत के अंदर हमारे 23 जिला हैं जिसको हम मिला के मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। सर आप थोड़ा कंक्लूड करिए, फिर सर के पास जाऊंगा, फटाफट अपनी बात। 21 नवंबर 2011 में बसपा सरकार ने प्रस्ताव किया था 4 राज्यों का, उत्तर प्रदेश बंटवारे का। प्रस्ताव पास करने के बाद उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भेज दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुनावी मुद्दा बनाकर उसे वापस कर दिया। लेकिन उसके बाद हम माननीय नितिन गडकरी जी से मिले
पूरे फेडरेशन के समस्त कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि हम अब की बार 2014 विधानसभा चुनाव में और अपने घोषणा पत्र में देंगे। हमने उन लोगों को समर्थन दिया, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनाई। आप जिसको भी समर्थन देता है वही दगा दे देता है, वही दगा दे देता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आप बताइए सर क्या? हम आदिवासी प्रदेश डिमांड कर रहे हैं। गुजरात से आया हूँ। एक्चुअली वहाँ पे डेवलपमेंट की बातें हो रही है, लेकिन आदिवासियों का कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। और वहाँ पे जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट वगैरह है, हाईवेज़ का, बुलेट ट्रेन वगैरह का है प्रोजेक्ट, उसमें से जो भी विस्थापन होता है आदिवासियों का ही होता है। और आदिवासी कहाँ? तो महाराष्ट्र के आदिवासियों की हालत काफी खराब है, तो खराब कुछ है। महाराष्ट्र का भी हिस्सा आएगा क्या? हाँ, महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा, बुलेट ट्रेन में उसका भी आएगा। अभी सबको निकाल दिया है इन्होंने। अभी तो सबको निकाल दिया है, फोर्सफुली निकाल दिया है, जमीन छीनने का किया है इन्होंने। तो हम इसलिए हम आदिवासी प्रदेश डिमांड कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एरिया। ये देखिए, ये हालात है देश के अंदर। और ये क्या है, जो हमारा पुराना भारत था जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य थे और उन राज्यों का अपना अपना यूएसपी था, कुछ ना कुछ उनका अपना कल्चर था, संस्कृति थी, भाषा थी, छोटे छोटे राज्य थे और उन सबको मिलाकर भारतवर्ष बनता था। अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से राज्यों का गठन किया कि हमारी कल्चर को नष्ट किया जा सके। सपोज करिए यूपी बनाया तो यूपी के अंदर सबको घालमेल कर दिया, बंगाल को तोड़ दिया, पंजाब को तोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने कोशिश की कि जैसे संस्कृति पे प्रहार, पहला प्रहार अंग्रेजों ने किया। जब हम आज़ाद हो गए तो कम से कम भारत की सरकारों को तो देखना चाहिए था, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, विरासत थी, पुराने राज्य थे, उनको समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए था, उनको उसी प्रकार गठन किया जाना चाहिए था। वो चाहे पूर्वोत्तर में हो, चाहे देश के बाकी क्षेत्रों में हो, वो भाषा के आधार पर हो, वो किसी भी आधार पर हो, संस्कृति को रक्षा करके और पुराना इतिहास तभी वापस किया जा सकता है जब हमारा भारतवर्ष जैसा अखंड भारत पहले था, उन सब मान्यताओं को लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर, उनकी सकारात्मकता लेकर, उनकी अच्छाइयाँ लेकर और इस देश का निर्माण हो। इसीलिए ये सब खड़े हुए हैं और इनके ऐतिहासिक कारण है। कोई ऐसा नहीं कि आज उठ के हरित प्रदेश मांगने लगे या कल से उठ के बुंदेलखंड मांगने लगे या गोरखालैंड मांगने लगे। इनका पूरा इतिहास है, इनके पीछे पूरा तर्क है, इनके पीछे पूरी सामर्थ्य है और ये देश के जनमानस की आवाज़ है जो कह रही है, जो अंग्रेज़ों ने जो फूट डोलो राज करो का जो शासन किया था भारत के अंदर तोड़ने का, उसे हटाओ, छोटे राज्य बनाओ और भारत को फिर से उन्नति के पथ पे ले जाओ। जंतर मंतर पर मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुरा जी। अच्छा, कुछ कहना चाहिए? अभी अगला हमारा कार्यक्रम है, जितने भी छोटे राज्य देश में डिमांडिंग स्टेट है उनके सब जगह जाएंगे और सब जगह एक सभा करेंगे। उसके बाद हम जंतर मंतर पर एक बड़ी सभा करेंगे। आज हम सरकार को चेता रहे हैं कि 18 प्रदेशों की डिमांड है, 18 प्रदेशों में हमारी पकड़ है। अगर ये प्रदेश नहीं बनाए या कुछ प्रदेश नहीं बनाए तो हम पूरे प्रदेशों में जा कर के एक सभाएँ करेंगे और अगली सभा यहाँ पर बहुत बड़ी सभा करने की हमारी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है कि नारे के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुरा जी। जय हिंद।